गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये पेंडेमिक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अभी दिख रहा होगा, लेकिन इट विल ऑल पास। थोड़ा सा टाइम की बात है, झेल लेते हैं, ठीक है। जैसे भी करके हो, मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप कभी भी मेरे से कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप मुझे कैसे भी रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो। कैसे भी करके करो, लेकिन जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखा था कि जो भी सबस्टेंसेस होते हैं, जो भी मैटर होता है, वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। और सेकेंड पॉइंट वाज द पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं इन साइज़। तो उस पे हमने कुछ एक्टिविटी देखी हुई थी। वो एक्टिविटी से ये कंफर्म हो जाता था कि जो भी कोई भी सबस्टेंस होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है और पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके अलावा हमने एक एडिशनल वो देखा हुआ था, एक और पॉइंट हमने ऐड कर लिया था। वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको बस वापस से रीड करेंगे हम। तो ये पॉइंट क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो फर्स्ट पॉइंट वाज कि जो भी मैटर होते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट वाज द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी इन साइज। द थर्ड पॉइंट इज दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि पार्टिकल्स से ही मिलके बने हुए होते हैं, वो चीज़ प्रूव हुई थी। और उसी में हमने जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी देख लिया था। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि बहुत टाइनी अगर नहीं होते तो वो आपस में कैसे मिल पाते, एक ये पॉइंट था। ठीक है, तो वही वापस से हम इसको पढ़ लेते हैं, और जबकि ऑलरेडी हमें ये बातें पता है। हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स क्लास 5th या 6th में भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत ईजी सा है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक्टिविटी में कह रहा है टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। The salt dissolves in the water, but the level of the water does not change. This is because the particles of the salt gets into the space between the particles of water. तो क्या है कि वो जो लेवल था, मान लो मैंने ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो मेरे पास में एक बर्तन था, इस बर्तन में मैंने यहाँ तक मार्किंग करी हुई थी और यहाँ तक मैंने पानी भर दिया था। ठीक है, अब इस पानी में मैंने अलग से थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट जब डालेंगे तो सॉल्ट डालने के बाद में ये जो लेवल था, इसमें जो वाटर लेवल था इस बर्तन में, वो वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं करता है। इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उस स्पेस में जाके द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट और शुगर वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जा रहे हैं, वो उस स्पेस को घेर ले रहे हैं, उस स्पेस में जाके बैठ जा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न इसमें जो वाटर लेवल है स्पीकर में वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता तो वो बीच में जाके बैठ नहीं पाता। अगर बैठ नहीं पाता तो जब हम इसको घोलते इसका वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता, जबकि वो नहीं हो रहा है। तो दिस एक्सपेरिमेंट shows या proves that there is always intermolecular space between the particles of a particular matter. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ढंग से क्लियर हो रही होंगी। ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। पहला प्रॉपर्टी हमने याद कर लिया, दूसरा प्रॉपर्टी याद कर लिया, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने याद कर लिया, देख लिया। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। ठीक है, लगातार मूव कर रहे हैं। उसके अंदर या तो वो अपने ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, मतलब मान लो ये एक पार्टिकल है, वो हो सकता है एक बार इधर गया, वापस से घूम के यहाँ चला आया और थोड़ा सा वापस और गया आगे, फिर वापस से घूम के यहाँ चला आया। तो अपने मेन पोजीशन के अक्रॉस, ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर है? एक तो ये मूवमेंट हो गया। दूसरा मूवमेंट क्या हो सकता है? एक पार्टिकल यहाँ पे हो, ये घूम के यहाँ चला गया,
दूसरा पार्टिकल यहाँ पे हो, वो मूव करके यहाँ चला गया। तीसरा पार्टिकल यहाँ कहीं पे हो, वो मूव करके यहाँ कहीं चला आया। ठीक है, तो किसी भी तरह का मूवमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में या एक यूनिफॉर्म वे में ही उसके अंदर मूवमेंट हो। इट डिपेंड्स कि किस तरह का वो मैटर है। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर एक सॉलिड मैटर होगा, उसके अंदर ज़्यादा अरेंज्ड वे में मूवमेंट हो पाएगा, और वो भी एक स्पेशल कंडीशन में। इन द सेम मैनर अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा रैंडमनेस होगी। अगर गैस के पार्टिकल्स हैं उसमें रिलेटिवली और भी ज़्यादा रैंडमनेस होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू or a red ink slowly along the side of the beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to movement of the particles of water and ink. The intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. तो diffusion एक टर्म याद रखना है आपको। डिफ्यूजन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें अगरबत्ती का, आपके घर में अगरबत्ती जलता है, आपके घर में एक कोने में अगरबत्ती जलता है, कुछ देर में उसकी महक पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है। तो उसमें क्या कह रहा है, क्या हो रहा है? अगरबत्ती का जो धुआं है वो हमारे जो सराउंडिंग जो स्पेस है, उस स्पेस में जो एयर के पार्टिकल्स हैं या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर को एज ए मैटर अगर हम माने, या एयर में जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उन गैस के पार्टिकल्स के साथ में अपने आप से मिल जा रहा है। तो एक टाइप का मैटर तो हो गया कि अगरबत्ती का धुआं, दूसरे टाइप का मैटर क्या हो गया? हवा। ठीक है, एयर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हवा में जो अगरबत्ती का धुआं, उसका मिलने का जो प्रोसेस है वो अपने आप से हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसमें दिमाग लगा सकते हो। तो पहली बात तो ये डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को बोला हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है, एक मिनट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पास में एक बर्तन था, ठीक है, इस बर्तन मैंने पानी यहाँ तक डाल दिया था और इसमें एक बूंद जो है इंक का डाल दिया इसमें। ठीक है, एक बूंद इंक का डाल दिया। तो शुरू में आप देखोगे रैंडमनेस बहुत होती है। इंक को जब आप डालोगे तो इंक कहीं पे तुरंत पहुंच जा रहा है, कहीं पे बहुत लेट से पहुंच रहा है। किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया कलर पानी का, और कहीं एक जगह पे पानी का कलर रिलेटिवली कम गाढ़ा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंक जो है जब पानी में डाला गया, ड्रॉप किया गया, तो उसमें रैंडमनेस शुरू में बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे करते 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 ये हो गया कि पानी के पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे थे, और ब्लू जो है या कोई भी और भी कलर का कोई भी इंक वगैरह ले लो, उसके पार्टिकल्स जो है रैंडमनेस उसमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेटल कर जाएगा उसमें रैंडमनेस कम हो जाएगी, और इवेंचुअली क्या होगा, जो ब्लू होगा या फिर कोई भी इंक होगा वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद पूरे पानी का कलर इवनली कलर्ड हो जाएगा। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, मैटर के अंदर में मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। सबसे पहला पॉइंट था कि जो भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और सेकंड पॉइंट वाज जो पार्टिकल से मिलकर बने हुए वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट वाज उन पार्टिकल्स के बीच में या फिर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ।
यही रीज़न है वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में है, जितना जो भी स्टेट होगा स्टेट के हिसाब से उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है या फिर घटता है। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं खींच पाते हैं, और रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लिक्विड्स में लगता है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स इसीलिए एक दूसरे के बहुत ज़्यादा रिलेटिवली नज़दीक होते हैं, और सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स नज़दीक जो होते हैं वो सॉलिड्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रिलेटिवली ज़्यादा किस में होगा? लिक्विड में होगा, और उससे भी ज़्यादा किस में होगा? गैस में होगा। क्यों ज़्यादा हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। क्लियर है? इस पे एक्टिविटी करने को बोल रहा है। एक्टिविटी में क्या कह रहा है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ये 3 चीज़ें लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. तो क्लियर है कि रबर बैंड और चॉक से ज़्यादा मजबूत लोहा क्यों है? क्योंकि लोहे के बीच में लोहे के जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहे थे। क्लियर है? और रबर बैंड जो था वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है, और सबसे कमज़ोर कौन सा है? चॉक। चॉक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है। तो ये 5th पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बेसिक जो स्टेट्स पढ़े हुए हैं वो 3 स्टेट्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से स्टेट्स पढ़े हुए हैं? पहला तो हो गया सॉलिड, फिर हो गया लिक्विड, और द लास्ट वन इज़ गैस। ये हम मेन जो है स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी 2 और हैं, उनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ते हैं। ऑल्दो मेरे ख्याल से आपके बुक में हल्का फुल्का दिया हुआ होगा, तो अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो उनमें एक नया शायद स्टेट ढूंढा गया है। तो उसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग क्लेम कर रहे हैं कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर जोड़ दिया गया है। अगर वो कंफर्म होता है तो हमें एक और नया स्टेट सीखने को मिलेगा। तो 4th स्टेट क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा का स्टेट कहाँ पे है? प्लाज्मा का स्टेट सन के सरफेस पे है। और द लास्ट वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेशन से ही रिलेटेड है ये। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन ये प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। ऑल्दो आपको पता है कंडेंसेशन क्या होता है, कौन से वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्टेट, कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट में चेंज वाले प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वो आपको आई होप याद होगा। नहीं याद होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें जैसे कंडेंसेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ये सारे के सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए वैसे। और अगर नहीं होता कोई बात नहीं, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में या स्लाइड्स से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे अभी आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।